गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, अभी हम आधुनिक भारत की सीरीज पढ़ रहे हैं। इस क्रम में हम मराठा साम्राज्य को पढ़ रहे थे और मराठा साम्राज्य में मैं आप लोगों को छत्रपति से पेशवा तक के कॉन्सेप्ट को समझा चुकी हूँ कि कैसे छत्रपति पेशवा के रूप में बदल जाते हैं और कैसे पेशवा के पास और किस संधि के बाद, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि संगोला की संधि के बाद पेशवाओं को वास्तविक अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अलग अलग मराठा साम्राज्य के पेशवा को देखते हैं और इन पेशवाओं के कालखंड में हुए विद्रोह को भी देखते हैं। इस क्रम में स्टूडेंट हम माधव नारायण राव को पढ़ रहे थे और नारायण राव के कालखंड में हम लोग ये देखे कि कैसे उन्हीं के चाचा रघुनाथ राव ने मराठा संघ में विद्रोह किया और विद्रोह के पश्चात वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलके और स्वयं को पेशवा बनाने के लिए सूरत की संधि तक पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिस व्यवस्था में आप ये देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठा साम्राज्य में प्रवेश होता है। और इसके पहले हमने आप लोगों को ये बताया था कि मराठा साम्राज्य में कैसे बड़ा भाई काउंसिल बनती है जो प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेट करती है। मराठा संघ कैसे पेशवा को नियुक्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब मराठा संघ में एंट्री होती है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद क्या होता है कि आंग्ल मराठा युद्ध की नींव पड़ जाती है। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि क्यों पड़ती है, आखिर वो कौन सी महत्वाकांक्षा रहती है रघुनाथ राव की, क्यों वो पेशवा बनना चाहते हैं, उनके अंदर योग्यता भी नहीं होती है, फिर भी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो कैसे होता है। इस एक ही युद्ध में इतनी सारी अलग अलग संधियां हो जाती हैं और इस संधियों के पीछे का क्या कहानी रहता है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और ये समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ले चलूंगी, उसके तरफ आप लोग का ध्यान आकर्षित करूंगी। वैसे तो ये पॉलिटी का हिस्सा है, लेकिन मैं आपको अभी एक बार इस पे ब्रीफ करूंगी। होता ये है कि स्टूडेंट, जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमारे भारत में लागू किया जाता है, इस एक्ट के तहत एक पावर दी जाती है। वो पावर क्या रहता है कि जो कलकत्ता का फोर्ट विलियम का जो गवर्नर रहता है उसको बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है और बंगाल के गवर्नर को कि अधिकार क्षेत्र में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाता है और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पे ये नियम बना दिया जाता है कि जो पहले ये तीनों प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अलग अलग रिपोर्ट करती थी, यहाँ के व्यवसाय के बारे में, यहाँ के लाभ के बारे में, यहाँ की हानि के बारे में, यहाँ की आंतरिक जो कॉन्स्पिरेसी थी उसके बारे में। लेकिन जैसे ही 1773 के एक्ट के तहत बॉम्बे को पावर मिलता है, बंगाल को पावर मिलता है, तो बंगाल के ही अंडर में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कर दिया जाता है। अब क्या है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले इन दोनों प्रेसिडेंसी को बॉम्बे से पूछना रहेगा और बॉम्बे से पूछने के बाद क्या होगा, वो यहाँ पे कोई कार्य कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रघुनाथ राव पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, उनसे एक संधि करते हैं कि आप लोग हमें क्या करिए, मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त कीजिए और हम आप लोगों को बसीन और सालसेट की द्वीप को दे देंगे और साथ ही साथ भरौच का राजस्व भी पूरा आपको दे देंगे, सूरत और भरौच का। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बारे में बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो रहती है वो डायरेक्ट लंदन लेटर लिख देती है, अर्थात वो लंदन डायरेक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चिट्ठी भेजती है कि हम अगर लड़ाई करते हैं मराठा साम्राज्य से तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। एक तो दो महत्वपूर्ण द्वीप मिल जाएंगे, दूसरी चीज ये सूरत और भरौच का राजस्व मिलेगा जो कि सर्वाधिक मात्रा में है और ये सारा समुद्र वाला एरिया है। अगर इधर हमारा अधिकार क्षेत्र हो जाता है और वो अधिकार क्षेत्र जिसपे किसी सम्राट का अधिकार नहीं हो, तो हमको व्यापार करने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पहले क्या था कि डाक के माध्यम से चिट्ठी भेजी जाती थी, वो चिट्ठी पहुंचने में भी टाइम लगता था और ये चीजें करने के लिए चिट्ठी भेजा जाता था, चिट्ठी जाती भी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो चिट्ठी गई, मैं आपको बता दे रही हूँ, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध।
1772 से 82, 1772 से 1775 से 82, 1775 से 82 इस युद्ध का कालखंड रहता है। अब इसमें होता क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट से तो आप पावर समझ गए कि पावर बंगाल के पास है। अब इसमें होता है कि आप एक चीज समझिए, मैं बताई थी रघुनाथ राव। रघुनाथ राव गए रहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और इस कंपनी से एक संधि करते हैं ये, जिसे हम लोग सूरत की संधि नाम दिए थे। 1775 में, जिसकी सूचना बॉम्बे, ये बॉम्बे काउंसिल के पास गए रहते हैं। बॉम्बे काउंसिल इसकी रिपोर्ट भेजती है बाई पत्र कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन। लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को वो लेटर भेजती है। ये लेटर पहुंचने में कुछ समय लगता है, और ये कहती है कि अगर हम मराठा साम्राज्य पे आक्रमण करते हैं तो हमको बहुत बेनिफिट होगा। तब तक इस संधि की सूचना बंगाल प्रेसिडेंसी को मिलती है। इस संधि की सूचना बंगाल प्रेसिडेंसी को मिलती है, और बंगाल प्रेसिडेंसी के उस समय गवर्नर जनरल रहते हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स कहते हैं कि जब होल ऑफ अथॉरिटी हम हैं तो आप डायरेक्ट किसी के साथ संधि कर नहीं सकते हैं, और इसके लिए बंगाल प्रेसिडेंसी क्या करती है कि सूरत की संधि को नल एंड वॉइड घोषित कर देती है। कहती है कि ये संधि नहीं मानी जाएगी, इस संधि को नहीं माना जाएगा। और क्या करती है बंगाल प्रेसिडेंसी, ये दोनों हुआ रहता है मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉम्बे काउंसिल के बीच। बंगाल प्रेसिडेंसी इस संधि को क्या करती है, खत्म कर देती है। कहती है कि हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि इस संधि के तहत रघुनाथ राव से ये संधि हुई रहती है। और आप मराठा साम्राज्य की तरफ यहाँ लिखिएगा रघुनाथ राव। और मैं कल के लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि रघुनाथ राव ये बोल चुके रहते हैं कि संधि के तहत हम क्या करेंगे, आपको सालसेट और बसीन का द्वीप दे देंगे और सूरत तथा भरच का संपूर्ण राजस्व दे देंगे। इस चीज को बंगाल प्रेसिडेंसी नल एंड वॉइड घोषित करती है। और बंगाल प्रेसिडेंसी माधव नारायण राव से एक और संधि करती है। माधव नारायण राव से एक संधि करती है, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। पुरंदर की संधि कहते हैं। और पुरंदर की संधि 1776 में होती है। और इस संधि के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी जो रहती है वो कहती है कि माधव नारायण राव पेशवा हैं, उनके पास वास्तविक पावर है, सूरत की संधि को वो नहीं मानते हैं। इसलिए बॉम्बे काउंसिल क्या करेगी, आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत करने के लिए वो आक्रमण मराठा साम्राज्य पे नहीं करेगी। अब बॉम्बे काउंसिल के पास बाध्यता होती है, क्योंकि उसको कलकत्ता वाली बात, बंगाल काउंसिल की बात माननी रहती है। ये संधि होती है। इस संधि के होने के बाद ये संधि तो समाप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट्स पहले आप इस ग्राफ को बना लीजिए, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आगे हम लोगों को क्या करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने ये बताया कि सूरत की संधि 1775 रघुनाथ राव और बॉम्बे काउंसिल के बीच हुई, और इस संधि के बाद मराठाओं पर बॉम्बे काउंसिल ने अटैक किया। तब तक इस युद्ध को, ये क्या बोलते हैं कि संधि को बंगाल ने क्या किया, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, और इन्होंने इससे एक और संधि की, जिसको हम लोग पुरंदर की संधि कहते हैं। पुरंदर की संधि से युद्ध को रोक दिया गया। अब पुरंदर की संधि से युद्ध को रोक दिया गया, तब तक इनकी जो सूचना थी, बॉम्बे काउंसिल की जो सूचना थी का जवाब, जैसे ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये पता चलता है कि अगर बॉम्बे आक्रमण करता है मराठा साम्राज्य पे तो क्या होगा,
आक्रमण के बाद हो जाएगा ये कि बेनिफिट होगा तो बॉम्बे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि वहां पे बंगाल काउंसिल को कुछ बताया जाए, वो डायरेक्ट युद्ध की अनुमति दे देते हैं। मतलब कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन में बैठा रहता है वो इधर इस संधि को बंगाल प्रेसिडेंसी ने क्या किया, नल एंड वॉइड घोषित किया। उसके तत्काल बाद ही सूरत की संधि से जो ट्रीटी में जो बातें कही हो गई होती है, उस बातों के लाभ को देखते हुए लंदन से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो बॉडी रहती है वो उस रिपोर्ट की, उस चिट्ठी की जवाब बॉम्बे काउंसिल को भेजती है और इसको अनुमति दे देती है बॉम्बे काउंसिल की कि अगर बेनिफिट है तो आप क्या करिए, युद्ध करिए और आक्रमण करिए। अब जैसे ही बॉम्बे काउंसिल को ये सूचना मिलती है, बॉम्बे काउंसिल पुनः आक्रमण कर देती है। मराठा साम्राज्य पर। और उधर बंगाल काउंसिल जो रहती है वो तो आराम से रहती है कि भाई हम तो इनको रोक दिए हैं, आक्रमण तो ये करेंगे नहीं, लेकिन ये आक्रमण कर देती है। युद्ध भी होता है और जबरदस्त युद्ध होता है स्टूडेंट्स। लेकिन होता क्या है कि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित हो जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। और पराजित होने के बाद क्या होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित होती है तथा मराठा साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लेता है। और इस अधिकार को मान्यता भी मिलती है स्टूडेंट्स। इस अधिकार को मान्यता मिलती है किस संधि से, तो आप लोग बड़गांव की संधि का नाम सुने होंगे। बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि होती है 1779 में। और इस संधि में कहा जाता है कि आप अपने क्षेत्र, हम आपके क्षेत्र को जो जीते हैं उस पर हमारा अधिकार होगा। और अधिकार बड़गांव की संधि के तहत मराठा साम्राज्य इसमें विजय ही होता है और माधव नारायण राव पेशवा बनते हैं। अब जब ये सूचना, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी तो नाराज रहती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के संदेश से, लेकिन जैसे ही बंगाल काउंसिल को ये पता चलता है कि मराठा साम्राज्य ने बॉम्बे काउंसिल को जबरदस्त शिकस्त दी है और हमारे ही क्षेत्र पर अधिकार कर ली है, तो क्या होता है कि इस चीज का उन्हें बेहद दुख होता है और ये फिर अटैक कर देते हैं इस पे। होता है ना कि आप लोग कहावत सुने होंगे कि अपने अपने ही होते हैं। तो ये दोनों तो एक ही विंग थे, बस अलग अलग जगह से रूल कर रहे थे। इनको पता चला हमारे भाई को बहुत परेशान किया गया है, तो इन्होंने डायरेक्ट क्या किया, आक्रमण कर दिया मराठा साम्राज्य पर। युद्ध भी हुआ और फिर जबरदस्त हुआ। दोनों लंबे समय तक युद्ध किए और दोनों में कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ना तो बंगाल काउंसिल हार मानने के लिए तैयार थी, ना ही मराठा साम्राज्य हार मानने के लिए तैयार था। तब इसमें मध्यस्थता करना पड़ा महादजी सिंधिया को। महादजी सिंधिया कौन रहते हैं, तो महादजी सिंधिया जो रहते हैं वो मराठा संघ के ही एक विंग के हेड रहते हैं। इन्होंने मध्यस्थता की और बंगाल तथा मराठा साम्राज्य में एक और संधि हुई जिस संधि का नाम था साला
बाई की संधि। सालाबाई की संधि 1782 में हुई। अब सालाबाई की संधि जो 1782 में हुई, जैसे बड़गांव की जो संधि थी, इसको आप एक चीज कह सकते, इतिहासकार ने इसको अपमानजनक संधि कहा। अपमानजनक संधि क्यों कहा था कि बंगाल प्रेसिडेंसी ने पहले ही इनको डायरेक्ट किया था कि आप हमारे रूल के अगेंस्ट मत जाइए। ये इनके रूल के अगेंस्ट क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको यहाँ से लंदन से सूचना मिल गई रहती है, और जब ये हारते हैं तो मराठा साम्राज्य बहुत बुरी तरीके से इनसे संधि करवाता है और बहुत ही चीजों पे अधिकार कर लेता है। इसलिए ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपमानजनक संधि रहती है। लेकिन जब यहाँ संधि होती है सालाबाई की संधि, तो सालाबाई की संधि से क्या होता है कि माधव नारायण राव को पेशवा माना जाता है कि ये पेशवा बने रहेंगे। सालसेट द्वीप, जैसे सूरत की संधि में सालसेट और बसीन दोनों की बात किए रहते हैं रघुनाथ राव, यहाँ वैसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सालसेट द्वीप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है, और दोनों विंग जो रहता है, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों लोग एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को छोड़ देते हैं। जैसे बंगाल काउंसिल भी कुछ चीजें जो मराठा साम्राज्य का रहता है वो ऑक्युपाइड कर चुकी होती है, और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के युद्ध के दौरान ये लोग भी इनके कुछ क्षेत्र पे अधिकार कर चुके रहते हैं। तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र को स्वतंत्र कर देते हैं। अभी रघुनाथ राव हैं ही स्टूडेंट, रघुनाथ राव को क्या किया जाता है, रघुनाथ राव को पेंशन दिया जाता है, वार्षिक पेंशन। यही आप सुन लीजिए लेक्चर में, रघुनाथ राव को वार्षिक पेंशन अलाउ किया जाता है 8.5 लाख का। इनको पेशवा की दावेदारी इनकी मंजूर नहीं होती है। साथ ही सालाबाई की संधि से ये कहा जाता है कि ये संधि 20 वर्षों का युद्ध विराम है। मतलब कि ये लोग तय करते हैं कि 20 वर्षों तक, इस संधि को ही 20 वर्ष का युद्ध विराम कहा जाता है, कि हम 20 वर्षों तक एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं आएंगे, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, और एक दूसरे के क्षेत्र में भी आक्रमण नहीं करेंगे। साथ ही ये जो संधि रहती है स्टूडेंट, इस संधि से जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध रहता है ये समाप्त हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये चीज बताने जा रही हूँ कि जैसे ही आंग्ल मराठा युद्ध आता है, तो आंग्ल मराठा युद्ध में ये संधि पढ़ना रहता है। हम लोग इस संधि को क्या करते हैं, इस संधि को रटते हैं, लेकिन रटना नहीं है, ये समझना है। यहाँ मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, क्या है, सबसे पहला संधि क्या हुआ, सूरत की संधि। या सूरत की संधि के होने के साथ ही मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ कि ये भी, इसको भी एक मानिए, सूरत की संधि के साथ बॉम्बे काउंसिल मराठा साम्राज्य पे अटैक करती है, लेकिन इस चीज को बंगाल काउंसिल क्या करती है, नल एंड वॉइड घोषित कर देती है, और वो दूसरी संधि करती है, पुरंदर की संधि, और वो माधव नारायण राव को पेशवा मानते रहती है कि यही पेशवा रहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट सूचना मिलता है इनको, बॉम्बे काउंसिल को, और ये क्या करते हैं कि पुनः अटैक कर देते हैं मराठा साम्राज्य पर, और मराठा साम्राज्य इन्हें पराजित कर देता है, और पुनः दूसरी संधि होती है बड़गांव की संधि। और बड़गांव की संधि से इन दोनों का जो सेकंड अटैक रहता है, उस अटैक को समाप्त किया जाता है, और इस संधि को अपमानजनक संधि कहा जाता है। अब देखिए, एक ही युद्ध में पहली संधि हुई सूरत की संधि, दूसरी हुई बड़गांव की संधि, दूसरी हुई पुरंदर की संधि, और तीसरी संधि हुई बड़गांव की संधि। अब बड़गांव की संधि क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि रहती है, जिसको बंगाल काउंसिल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और बंगाल काउंसिल पुनः मराठाओं पे आक्रमण कर देता है, और इन दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध चलता है, दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो फिर एक संधि, ये इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जब दोनों पीछे नहीं हटते हैं, तो महादजी सिंधिया बीच में मध्यस्थता करते हैं, और पुनः एक संधि होती है जो आपकी चौथी संधि रहती है। उस संधि का नाम रहता है सालाबाई की संधि 1782 में, और इस संधि से इस युद्ध को समाप्त किया जाता है, अर्थात फर्स्ट आंग्ल मराठा वॉर को समाप्त किया जाता है, और 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट, ये सिर्फ फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध है, अभी हम लोगों को और आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ना है। तो इस बीच में जितनी ये संधियां हुई, इस संधियों के क्या फैक्ट हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, ये आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आपको मुझे समझाना मुख्य उद्देश्य था कि आंग्ल मराठा वार के दौरान इंटरनली कितनी संधियां हो चुकी हैं,
उसको रटना नहीं है, बस समझना है। और समझने के साथ साथ आपको इसका अगर फैक्ट चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहां से आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संधि में कुछ ना कुछ फैक्ट रहते हैं और उस फैक्ट के बाद ही युद्ध को समाप्त किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा क्लास समझ में आ रहा है, आपको मेरे से नोट्स चाहिए, तो आप डायरेक्ट हमको मैसेज कर दे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।